Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 20. This lecture number 20 is a continuation of chapter number 5 and this is a third lecture about our chapter number 5. So let's start a brief information that we have already done. Special journal, we have already talked about in detail about what is special journal. This is just an overview, just to remind what we have discussed. Special journal contains records of original entry other than the general journal that are designed for recording specific type of transactions of a similar nature. आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, दो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं. इसमें हम रेवेन्यू जर्नल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू जर्नल में आपने कैसे ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं. हम कैश रिसीट जर्नल का भी कर चुके हैं. सो दिस इज सेल्स जर्नल. नाउ वी हैव डन ऑल अबाउट कैश रिसीट जर्नल. वी हैव ऑलरेडी डन टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पेशल जर्नल्स. वन इज फ्रॉम रेवेन्यू जर्नल एंड द अदर वन इज कैश रिसीट जर्नल. सो हम इसके बाद नेक्स्ट बाकी जो हमारे दो रह गए हैं उसमें परचेज जर्नल और कैश डिसबर्समेंट जर्नल है वो करेंगे. सो we have already discussed in detail about subsidiary ledgers, why we make subsidiary ledgers, और हमें पता है कि इसका फेज कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है. we already know it कि आपने सिंपल स्पेशल जर्नल से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है एंड योर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द स्पेशल जर्नल्स. देन दीज स्पेशल जर्नल्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड आर पोस्टेड इनटू द सब्सिडरी लेजर्स. सब्सिडी लेजर्स के बाद फिर आप उसको जर्नल में लेके जाते हैं एंड देन फाइनली दैट जर्नल इज पोस्टेड इनटू द जनरल लेजर अकाउंट्स, जो उनका कंट्रोल अकाउंट होता है, जिसमें आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है बट दैट इज नॉट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. दैट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इनटू द सब्सिडी लेजर अकाउंट्स. ये हमने बड़ा डिटेल से देख लिया हुआ है. तीसरा हमारे पास आज जो होगा वो हमारा रेलेवेंट है विद द परचेज जर्नल, और यही हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था. स्पेशल जर्नल के बारे में, सब्सिडरी लेजर्स के बारे में, रेवेन्यू जर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं और कैश रिसीट्स जर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं. यही हमारा अभी तक काम था. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ जर्नल विच इज परचेज जर्नल. अब थोड़ा सा आप इसमें ओवरव्यू करें कि आपने एक सीक्वेंस बनाया. That sequence was about first you have to start from the sales and then that sales is related on accounts कि आपने कोई भी चीज़ on account सेल्स की और उसके अगेंस्ट आपने रेवेन्यू जनरेट किया. पहली बात तो आपने ये कंप्लीट कर ली है. फिर दूसरे नंबर पे आपने उसके अगेंस्ट लोग आपको कैश दे जाते हैं बिकॉज यू हैव टू रिसीव कैश फ्रॉम देयर अकाउंट्स रिसीवेबल. आपने सेल्स की, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं एंड पीपल हैव हायर्ड योर सर्विसेज एंड दे हैव प्रॉमिस्ड दैट वी विल पे यू मे बी इन द नेक्स्ट मंथ, मे बी इन अ कमिंग नियर फ्यूचर. जो भी टाइम पीरियड आपका डिसाइडेड होता है उसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं. देन आफ्टर दैट परचेज ऑफ योर सर्विसेज या मतलब हायरिंग योर सर्विसेज, दे हैव टू पे ऑन देयर मैच्योरिटी डेट्स. किसी ने आपसे प्रॉमिस किया कि वी विल पे यू मे बी इन द आफ्टरनून, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, मे बी 1 वीक या 1 मंथ, जो भी उनका टाइम पीरियड जो प्रॉमिस्ड किया होता है उसमें आप मेंशन कर रहे होते हैं उसको. फिर आपकी कैश वो आना शुरू हो जाती है. फर्स्ट यू परफॉर्म योर सर्विसेज, यू हैव जनरेटेड योर रेवेन्यू एंड दैट बिकम्स योर अकाउंट रिसीवेबल. फिर उसके बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश रिसीव करनी है, दैट इज पोस्टेड इनटू द कैश रिसीट जर्नल. और हमने उसमें यह भी देखा था कि आपकी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उसमें
आपने मेंशन करना होता है अपना स्पेशल जर्नल में। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू नहीं आई होती कैश तो आ गई आपके पास, यू हैव रिसीव्ड योर कैश, बट दैट इज नॉट फ्रॉम योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस, तो फिर आप उसको एक और कॉलम में मेंशन करते हैं। सेम आपके पास इसी तरह अब परचेज जर्नल है। इस परचेज जर्नल में आपके पास भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब आप नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस की चीजें परचेज करते हैं या फिर अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस की चीजें परचेज करते हैं। अब आपने वो सारे का सारा काम करना होता है। यहां पे आपने पहले सर्विसेज दी, रेवेन्यू जनरेट किया, दैट बिकम्स योर रिसीवेबल्स। नाउ सेकंड फेज इज दैट यू आर रिसीविंग कैश अगेंस्ट योर अकाउंट रिसीवेबल्स। अब आप फिर चीजें परचेज कर भी रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, अब वो परचेजेज हो रही हैं आपकी। अब जब परचेजेज हो रही हैं और दैट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस, यू आर कंटिन्यूसली परचेजिंग, रिपीटिंग योर ट्रांजैक्शन। And I told you earlier that when there is a repetition of transaction with a similar nature, you have to make a special journal. अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप परचेजेज नहीं करते तो यू आर नॉट supposed to make your special journal for purchases, but when you have a large number of transaction in your purchases, then you have to make your special journal. आपने वो स्पेशल जर्नल इसलिए बनाना होता है। अब आपको ये चार यहाँ पर बता रहे हैं, ये चार के स्पेशल जर्नल्स बनेंगे, लेकिन अगर आपकी नेचर बिजनेस की ऐसी है कि जिसमें आपको हो सकता है 5 बनाने पड़ जाए, 6 बनाने पड़ जाए, 7 बनाने पड़ जाए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन नॉर्मली हम बनाते ये 4 टाइप्स की ही हैं। एंड द थर्ड वन इज योर परचेजेस जर्नल, दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। अब इसमें आप परचेजेस जर्नल के बारे में वो क्या कहता है आपको, द परचेजेस जर्नल इज डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल परचेजेस ऑन अकाउंट्स। दिस इज totally opposite to your sales on credit. Now this is your purchases on credit. एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं ये। तो फिर आपने जो सेल्स की थी ऑन अकाउंट उसके अगेंस्ट कैश रिसीव कर रहे हैं, फिर आपने परचेजेस ऑन अकाउंट की थी उसके अगेंस्ट आपने पे करना है। तो आपके पास यहां पर सेट्स बन रहे हैं, 2 सेट हैं आपके पास। एक आपके पास सेट ये है, यू आर सेलिंग, जिसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू मिलता है, तो उसके लिए आप बाद में फिर आपने कैश रिसीट करनी है, तो उसके लिए आप कैश रिसीट बनाते हैं, कैश रिसीट जर्नल बनेगा। अब आप यहां पर परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपका फिर कैश पेमेंट बनेगा, कैश पेमेंट जर्नल बनेगा। आपके पास एक सेट ये है और दूसरा सेट आपके पास ये बन जाता है। अब हम इन एक सेट को आपने पहले 2 लेक्चर्स में देख लिया हुआ है कि आप जब रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं ऑन अकाउंट तो उसके अगेंस्ट आपने कैश रिसीव करनी होती है। तो आपके पास रेवेन्यू का एक स्पेशल जर्नल बना, फिर कैश रिसीट का उसके अगेंस्ट दूसरा जर्नल बना। अब तीसरा आप परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस आपका जर्नल हुआ, परचेजेस आपका स्पेशल जर्नल हुआ, और फिर उस जो चौथा हमारा होगा जर्नल, दैट वुड बी अगेंस्ट दिस परचेजेस यू आर पेइंग कैश। अब यहां पर वो कहता है कि द परचेजेस जर्नल इज डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल परचेजेस ऑन अकाउंट्स। यहां पर 2 बातें हमारी क्लियर हो रही हैं, एक तो आप परचेजेस कर रहे हैं, फिर आप परचेजेस कर रहे हैं ऑन अकाउंट, आप उधार पर परचेजेस कर रहे हैं। तो आपके पास यहां पर जो जर्नल एंट्री होती है नॉर्मली वो क्या होती है, आपके पास आपने फॉर एग्जांपल सप्लाईज परचेज की हैं, सप्लाईज आपके पास डेबिट हुई, आपने फॉर एग्जांपल 1000 से की, और दूसरी साइड पर आपका अकाउंट पेएबल जनरेट हुआ क्रेडिट में। अब सप्लाईज 1000 और अकाउंट्स पेएबल 1000 से आपने क्रेडिट कर दिया, आपने ये जर्नल एंट्री कर दी। नाउ आई शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अकाउंट पेएबल, टू होम यू हैव टू पे द मनी। This should be clearly defined that who is your supplier, who is giving you the supplies, who is selling you the supplies. आपने बताना है कि who is this person, वो कौन है। आपने एक टाइप की सप्लाईज एक पर्सन से खरीदी,
दूसरी टाइप की सप्लाईज दूसरे आपने सप्लायर से परचेज की, तीसरी आपने किसी और से की। तो आप अगर सिंपल उसको अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स पेबल लिखते रहेंगे तो यू कैन नॉट डिफाइंड दैट this amount and how much is this amount to have we have to pay to this supplier. We have to clearly define कि इसमें कौन आदमी है कि जिसको आपने ये अमाउंट पे करनी है और कितनी अमाउंट पे करनी है। यहाँ पर आपके पास ये क्लियर होना चाहिए। तो फिर इस क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पर फिर स्पेशल जर्नल तो बना रहे हैं, साथ उसके सब्सिडी लेजर्स भी बनेंगे। आपने मिस्टर ए इससे सप्लाईज परचेज की, मिस्टर बी इससे सप्लाईज परचेज की, मिस्टर सी इससे आपने सप्लाईज परचेज की। नाउ यू हैव अ 3 सप्लायर्स एंड यू आर परचेजिंग सप्लाईज ऑन अकाउंट ए बी सी। किसको कितने आपने पे करने, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसको कितने आप पे करने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वो फॉर एग्जांपल आपने 1000 की सप्लाईज परचेज की हैं, हो सकता है आपने ये सप्लाईज जो फॉर एग्जांपल पर्सन ए है जो सप्लायर आपका, उससे आप 500 की परचेज कर रहे हो, बी है उससे 200 की परचेज कर रहे हो, सी है उससे 300 की परचेज कर रहे हो। अब आपके पास यहां पर मौजूद है कि आपने ए से 500, बी से 200, सी से 300, तो टोटल आपने सप्लाईज कितनी परचेज की, 1000 की। 1000 की आपने सप्लाईज परचेज की और आपने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर दिया हुआ है कि यू आर परचेजिंग सप्लाईज फ्रॉम मिस्टर ए 500। आपने 500 किसको देना है, मिस्टर ए को। बी 200 की आपने इससे परचेज की, 200 किसको देना है, मिस्टर बी को। सी 300 इससे सप्लाईज परचेज की तो आपने सी को कितना पे करना है, 300। अब यहाँ पर आप क्लियरली बता रहे हैं। लेकिन अगर इन टोटल आपसे पूछा जाए कि हाउ मच मनी यू हैव टू पे टू योर सप्लायर्स, यू कैन इजीली से दैट वी हैव टू पे 1000 टू डिफरेंट सप्लायर्स। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आपने पे करने जाना है, किसको कितना पे करेंगे, यू शुड नो। तो फिर किसको कितना पे करना है आपने, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन देयर सब्सिडी लेजर अकाउंट्स। यहां तक आई होप के आपको समझ आ चुकी है। आपने जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल में अलग अलग डिफाइन किया था कि आपने किससे कितनी आपने अमाउंट रिसीव करनी है आपने रेवेन्यू के थ्रू, तो आपने यहाँ पर जिन जिन लोगों से आप परचेजेस कर रहे होते हैं ऑन अकाउंट, तो आपने उनको भी क्लियरली डिफाइन करना है कि दिस इज आवर सप्लायर एंड वी हैव टू पे दिस मनी टू दिस पर्सन, वी हैव टू पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन एंड वी हैव टू पे दिस अमाउंट टू दैट सप्लायर। तो ये आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। जब आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में फिर उनके सब्सिडी लेजर्स बनाना आसान है। अब आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि व्हेन यू हैव अ रेपिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस विद अ सिमिलर नेचर, तो आप उसके लिए स्पेशल जर्नल बनाते हैं और इन स्पेशल जर्नल्स की पोस्टिंग आपके सब्सिडी लेजर्स में होती है और उन सब्सिडी लेजर का जो बैलेंस है वो आपका जर्नल एंट्री से आपके जर्नल लेजर्स में जाता है। तो आपकी ये 4 फेजेस हैं जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपको अपने तीसरे लेक्चर से, क्योंकि हमने इससे जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका इंटरनल कंट्रोल के बारे में था, इस चैप्टर से रेलेवेंट, तो वो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड था। अब आपके सारे के सारे न्यूमेरिक्स आ रही हैं, तो इन न्यूमेरिक्स में आप देख रहे हैं कि हम तीसरे लेक्चर में ये देख रहे हैं कि आपने स्पेशल जर्नल्स क्यों बनाए, उनके फिर आपने सब्सिडी लेजर्स क्यों बनाए, सब्सिडी लेजर्स के आपने देन फाइनली उनको जनरल एंट्री में लेके गए हैं और फिर आप जनरल लेजर्स में उनके बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए हैं। जनरल लेजर्स आपको एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना आपने रिसीव करना और कितना आपने पे करना, लेकिन आपको सब्सिडी लेजर्स उनकी डिटेल बताता है, वो उनकी सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने किसको कितना देना है या किससे कितना आपने रिसीव करना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस लेक्चर अबाउट परचेजेस। परचेजेस जर्नल इज डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल परचेजेस ऑन अकाउंट्स। Now this is format of generalizing in the purchases journal. You just have an overview. आप इसको देख लें ज़रा क्या लिखा हुआ है, then I will start talking about it. So let's start. The format is almost same, but now let me start from this area
that this is your page number 11. This is a unique page for all the time about purchases. आपने purchases के लिए अलग से रखना है ये वाला. So we have a same column of date, no difference. Accounts credited. अब यहाँ पर आपके पास accounts credited क्यों आ रहा है? आपके पास purchases तो डेबिट हैं ऑलरेडी, लेकिन ये आपकी डेबिट अमाउंट शो कर रही है. क्रेडिट में क्या होगा? अकाउंट्स पेबल. सो अगर इसकी जनरल एंट्री मैं ऐसे करूं कि आपके पास परचेजेस डेबिट विद अमाउंट ऑफ 600 एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट विद 600. आपके पास परचेजेस 600 से डेबिट और अकाउंट्स पेबल 600 से क्रेडिट. आपने ये तो कर दिया हुआ है, लेकिन अब अकाउंट्स पेबल में आप किसको क्रेडिट कर रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट. आपके पास हॉवर्ड सप्लाईज, क्योंकि मैं ये वही बुक की जनरल एंट्रीज ले रहा हूं तो डाटा भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम है ये. सो हॉवर्ड सप्लाईज आपने क्रेडिट किए. दिस इज योर अकाउंट्स पेएबल. दिस इज योर अकाउंट्स पेएबल. अकाउंट्स पेएबल विद 600. अब आपके पास अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट है. अब अकाउंट्स पेबल की जगह आप उस पर्सन का नाम लिख रहे हैं कि जिसको आपने पे करना है. अब जब वो क्रेडिट में मेंशन किया जा रहा है तो दिस इज अंडरस्टूड दैट आपके पास ये अकाउंट्स पेबल है 600 से, और डेबिट क्या कर रहे हैं आप? सप्लाईज. अब यहाँ पर परचेजेस लिख दें या सप्लाईज लिख दें या वो कमोडिटी लिख दें जिसका आपने नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे कर देना है. अब आपके पास एक पूरी लाइन में, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि एक लाइन में सारे का सारा काम कंप्लीट हो रहा है. उसकी वजह यह है कि आपको डेबिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है. सिंपल आप क्रेडिट का जो एक आपके पास अकाउंट था उसको आप मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट आपका पूरे का पूरा अकाउंट का टाइटल चल रहा है. आपको शुरू से ये नहीं लिखने की जरूरत कि डेबिट आपने सप्लाईज की हैं और क्रेडिट में अकाउंट्स पेबल है. डेबिट में सप्लाईज और क्रेडिट में आपके पास अकाउंट्स पेबल है. उसकी रीज़न ये है कि आपने शुरू ही जो टाइटल दिया है स्पेशल जर्नल का वो आपका परचेजेज है, तो परचेजेज अंडरस्टूड है, डेबिट हो रही है. और क्रेडिट में आप क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स पेबल. और उसका सब्सिडरी क्या है कि किससे आप परचेज कर रहे हैं? वो आपकी हॉवर्ड सप्लाई से. नाउ अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और डेबिट में आपने सप्लाईज लिखा. ये आपके पास ये तो नॉर्मल है जो आप देखते हैं. At this stage you have now accounts, other accounts debit और post reference आपने लिखा. ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपके पास other accounts भी available होगा. And then finally this would be the amount. अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपने purchases other than your normal course of operations भी करनी है, तो आपने फिर वो बताना है कि आपने डेबिट क्या किया, इसलिए आप डेबिट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. अब अगर पिछले लेक्चर में जाएं तो आपने वहां पर क्रेडिट किसको किया था? अदर अकाउंट्स. अदर अकाउंट्स वाज क्रेडिटेड. अब यहां पे आपके पास अदर अकाउंट्स डेबिट इसलिए लिए जा रहा है कि उसका पेबल तो सेम होगा, लेकिन डेबिट कौन हो रहा है वो आपने बताना है. वो डेबिट की फिर अमाउंट आपने बतानी है कि क्या है. आप हो सकता है फर्नीचर परचेज कर लें, वो भी तो आप परचेजेस कर रहे हैं. स्टेशनरी परचेज कर लें, वो भी तो आपकी परचेजेस है. आप इसके अलावा कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट भी है, वो भी तो परचेज कर सकते हैं. सो अदर अकाउंट्स मींस कि आपका वो परचेजेस हुआ क्या है. अब यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास सप्लाईज होती हैं, तो सप्लाईज तो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, लेकिन आपका इसके सप्लाईज के अलावा भी कोई अकाउंट हो सकता है जो आप परचेज करते हैं. दैट इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ योर ऑपरेशंस, तो आपने उसको भी करना होगा. अब आपके पास यहाँ पर देखें कौन कौन से कॉलम्स मौजूद हैं. आपके पास डेट है, अकाउंट्स क्रेडिटेड है. अब क्योंकि अकाउंट्स क्रेडिटेड क्यों है इसको आपने देखना है, क्योंकि आपके पास परचेजेस तो डेबिट होंगी, क्रेडिट कौन हो रहा है वो आपने बताना है. देन पोस्ट रेफरेंस क्या होगा? अकाउंट्स पेबल, सप्लाईज डेबिट कर रहे हैं आप लोग, अदर अकाउंट्स क्या है, देन पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट. ये आपका पूरे का पूरी एक फॉर्मेट होगा जर्नल का जिसको आपने कंप्लीट करना है. अब इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी इसी तरह जिस तरह हमने पहले ट्रांजैक्शन जो लेक्चर्स किए थे. आपके पास कैश रिसीट्स का था और रेवेन्यू का था.
आपकी उसमें हमने सिमुलेटेड डाटा लिया था, अज्यूम डाटा लिया था, तो यहाँ पर भी हम अज्यूम डाटा ही लेंगे। लेकिन आपको इसका फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि आपके पास क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अपनी डेट से, फिर अकाउंट्स क्रेडिट देखें, फिर पोस्ट रेफरेंस देखते हैं आप, फिर अकाउंट्स पेबल आपने क्रेडिट किया और सप्लाईज को आप डेबिट कर रहे हैं। देन अदर देन सप्लाईज अगर कोई है तो वो फिर आप अदर अकाउंट्स में लेके जाते हैं जिसको आप डेबिट बोलते हैं। फिर उसका पोस्ट रेफरेंस डालते हैं आप कि वो क्या है, देन उसके अमाउंट आप देखते हैं और आपके पास इसका पेज नंबर भी होगा। अब ये सारे के सारे आपका एक टोटल जो है वो परचेज जर्नल का फॉर्मेट है। आप देखेंगे कि अगर कोई अदर देन आपकी सप्लाईज भी आती है तो उसकी हमने ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। आप यहाँ पर इसको देखें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। और आपको बॉटम पे नजर आ रहा होगा, ऑन March 3, 2010 अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन परचेज्ड सप्लाईज फ्रॉम हार्वर्ड सप्लाईज। अब यहाँ पर हार्वर्ड सप्लाईज कौन है आपके लिए, वो आपका अकाउंट्स पेबल है। नाम मेंशन कर देने का मकसद ये है कि इसका अब सब्सिडरी लेजर बनेगा, क्योंकि आप इससे कंटिन्यूअसली परचेज करते रहेंगे, आपकी रेपिटेशन होगी परचेजेस की, तो आप बार बार उसको परचेज करेंगे, तो इसलिए आपने उसका नाम लिख दिया। फिर इसको आपने पे भी करना होगा, उसकी पेमेंट करते रहेंगे। परचेज और आपने पेमेंट, परचेज पेमेंट्स, ये आपकी कंटिन्यूअसली एक ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है जिसको आपने करना होता है। इसलिए आप इसका अलग से एक सब्सिडी लेजर बनाएंगे। आप बेसिकली वी शुड नो हार्वर्ड सप्लाईज क्रेडिट करने का यहाँ पर मतलब ये है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट, दिस इज योर अकाउंट्स पेएबल। नाउ दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेट। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अज्यूम डाटा कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड हम चलेंगे। Now move to the next slide, how they have posted on the accounts payable subsidy ledger. First, you have to start from the credit side, because in your credit side you have an accounts payable, and that accounts payable is about Harvard supplies. अब आपके पास देखें कि जो इसका सब्सिडी लेजर है, जिस तरह हम शुरू के जो जर्नल्स थे उसमें स्पेशल जर्नल्स में हम देखते रहे, नाउ दैट स्पेसिफिक अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द सब्सिडी लेजर्स अकाउंट। अब आपके पास ये अकाउंट्स पेबल का आपने टाइटल तो दे दिया, लेकिन अब इसमें कौन सा आपका अकाउंट्स पेबल है, दैट इज योर हार्वर्ड सप्लाईज। इसको आप यहां पर मेंशन कर रहे हैं, हार्वर्ड सप्लाईज इज योर सब्सिडी लेजर अकाउंट्स फॉर योर अकाउंट्स पेबल। आप नाम से मेंशन कर रहे हैं। आप जितनी भी परचेजेस करते जाएंगे इसमें मेंशन होती जाएंगी आपकी, और जितना उसको पे करते जाएंगे वो अकाउंट्स पेबल आपका कम होता जाएगा। नाउ March 10, 2003 आपकी यही अमाउंट टोटल अकाउंट्स पेबल की ट्रांसफर हो गई है आपके यहाँ पर क्रेडिट में, एंड दैट इज द बैलेंस ऑफ योर अकाउंट्स पेबल फॉर हार्वर्ड सप्लाईज। जिस तरह हम रनिंग बैलेंस मेथड का लेजर से करते रहे, इसी तरह सेम अमाउंट आपकी ट्रांसफर हो गई किसमें, उसके सब्सिडी लेजर अकाउंट्स में। आपके पास सब्सिडी लेजर अकाउंट बनाया, एंड दिस एंट्री इज पोस्टेड ऑन March 3। जो ही आपने ये ट्रांजैक्शन की और इस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड किया स्पेशल जर्नल में, स्पेशल जर्नल ऑफ परचेजेस में, और उसको फौरन ही आपने ट्रांसफर कर दिया उसके सब्सिडी लेजर अकाउंट में। नाउ एट दिस स्टेज you do not need to make any general journal because you do not have any total amount because the month is not yet closed. जो ही मंथ क्लोज होता होगा तो फिर आपने इनके टोटल करके इसको जनरल जर्नल में, एंड देन जनरल जर्नल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फाइनल जनरल लेजर अकाउंट फॉर अकाउंट्स पेबल। आपने उस वक्त करना है, लेकिन अभी एट दिस स्टेज आपने ट्रांजैक्शंस करते रहने हैं, और आपके जो सब्सिडी लेजर्स हैं इनके जो बैलेंसेस हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहेंगे, एंड द फाइनल टोटल बैलेंस वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द जनरल लेजर। अब आपके पास ये एक स्लाइड मौजूद है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सारे के सारे डाटा आपने ट्रांसफर कैसे किया, एंड दैट एरो की इज शोइंग दैट you have to only brought that amount which is credited, और आपकी क्रेडिट में अकाउंट्स पेबल के क्रेडिट में 600 लिखी गई है, और उसको आपने शिफ्ट कर दिया है सब्सिडी लेजर अकाउंट्स के क्रेडिट में। अब आपका ये क्रेडिट शो करता है कि दिस इज योर अकाउंट्स पेबल, और किसको पे करना है,
दैट इज योर हार्वर्ड सप्लाईज। इसको जरा देखें कैसे किया है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर अदर डाटा। एंड बिफोर गोइंग टू द अदर स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, आई अज्यूम फ्रॉम यू एंड आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको बार बार इनके फॉर्मेट बनाएंगे ताकि आपको पता चलता जाए कि आपने क्या बनाना है, क्योंकि अकाउंटिंग कभी भी हवा में नहीं कर सकते आप लोग। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसमें अपनी तरफ से चीजें डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास ये सारे का सारा डाटा होता ही एग्जैक्ट है, तो कभी भी उसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं निकाल सकते आप लोग। तो आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर फॉर्मेट्स को अडॉप्ट करना होता है, उसके बाद फिर आपने ये काम करने होते हैं। सो अकाउंट्स पेबल एंड सप्लाईज विल बी पोस्टेड एज टोटल्स। जिस तरह आपकी अकाउंट्स पेबल हैं और सप्लाईज हैं, विल बी पोस्टेड एज टोटल्स, के उनका जितना टोटल्स बनता है उसको आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आपका अकाउंट्स पेबल टोटल अमाउंट ये अब 600 की है, तो आपने 600 की मेंशन कर दी है। आपकी और भी हैं तो उनका टोटल फिर आपके जनरल लेजर में जाता है। और इसी तरह सप्लाईज हैं, सप्लाईज आ रहा है, अब मैंने बताया कि आपको डिफरेंट टाइप्स की सप्लाईज हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन सप्लाईज आपके ट्रायल बैलेंस में या आपके लेजर्स में इकट्ठी लिखी जाएंगी, कि क्योंकि इसने आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाना होता है, करंट एसेट साइड पे जाना होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अकाउंट्स पेबल एंड सप्लाईज विल बी पोस्टेड एज टोटल्स, कि उनका जितना टोटल्स है उसको आपने पोस्ट करना होता है अपने जनरल लेजर में। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट बाय द ऑथर कि आपने इसको कैसे काम किया है। नाउ यू हैव मेड अनदर परचेजेस, you made a purchases on 7th from Donnelly Supplies। अब आपका एक और नया सप्लायर है Donnelly Supplies। ये इनकॉर्पोरेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपने चीज़ें परचेज की हैं, एंड द अमाउंट वाज 420। ये आपकी क्रेडिट हुई। अब नाउ Donnelly Supplies इज आल्सो योर अकाउंट्स पेएबल। जिस तरह आपकी ये हार्वर्ड सप्लाईज आपने क्रेडिट किया था, अकाउंट्स पेएबल था अगर कॉमनली कहें, तो इसी तरह Donnelly भी आपका एक अकाउंट्स पेएबल है। 420 से आपने क्रेडिट किया और सप्लाईज आपकी ये डेबिट हो गई। आपने डेबिट और क्रेडिट एक ही लाइन में पूरा कर दिया हुआ है, और आपको परचेजेस जर्नल बता रहा है कि ये परचेजेस हुई हैं आपकी। सेल्स जर्नल होता तो फिर इसका बिल्कुल उलट हो जाता कि आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाता और रेवेन्यू आपका अकाउंट्स जो रेवेन्यू था आपका वो क्रेडिट हो जाता। अभी उसका उलट चल रहा है कि Donnelly सप्लाईज आपका अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल हमेशा क्रेडिट होते हैं, वो आपने क्रेडिट किया, और परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं तो आपने डेबिट कर दिए। नाउ अब आप इसके बॉटम में देखें लिखा हुआ है ऑन March 7 अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेशन परचेज्ड सप्लाईज फ्रॉम Donnelly सप्लाईज ₹420। तो आपने सप्लाईज परचेज की, आपके पास ये नॉर्मल कोर्स है, नॉर्मल परचेजेस करते रहते हैं आप लोग, कंज्यूम किया फिर परचेज किया, कंज्यूम किया फिर परचेज किया, तो आपके पास जो है वो ये नॉर्मल है, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन आपका, रूटीन आपकी बिजनेस है ये। तो आपने यहाँ पर इसलिए इसको सप्लाईज में लिख दिया। हमारे पास अभी तक कोई भी अदर अकाउंट्स नहीं आ रहे, कोई और नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस या रूटीन ऑपरेशन से हट के कोई और अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं आई जिसको हम अपने इस नेक्स्ट कॉलम में कहीं पे पोस्ट करते अभी तक, क्योंकि हमारे पास यही दोनों ट्रांजैक्शंस हैं, तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम अपने नॉर्मल कोर्स में लिखेंगे और यही आपकी सप्लाईज है। अब आपका जो सब्सिडरी लेजर है अकाउंट्स पेबल का, दैट इज Donnelly सप्लाईज, उसका आप अलग से अब एक सब्सिडरी लेजर बनाएंगे, क्योंकि हार्वर्ड का आपने बनाया, अब आप Donnelly का भी अलग से सेपरेट लेजर बनाएंगे जिसमें आप 420 ट्रांसफ़र करेंगे। जिस तरह आपने ये पिछली स्लाइड में किया था, आपने 600 का यहाँ पर हार्वर्ड का बनाया था सब्सिडी लेजर, इसी तरह आप अपने नेक्स्ट जो है Donnelly सप्लाईज इसका भी इसी तरह ही सब्सिडी लेजर बनाएंगे, एंड दैट अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर सब्सिडी लेजर अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹420। इसकी आपको आई होप के समझ आ चुकी है कि आपने सेकंड ट्रांजैक्शन की और उसके रेलेवेंट जो सब्सिडी लेजर था उसमें आपने उसको ट्रांसफ़र किया। एक दफ़ा इसको देख लेंगे, देन वी विल गो इन द नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ अब यहां पर एक फर्क क्या नजर आ रहा है, डोनली सप्लाईज यहां पर टिक मार्क लगा हुआ पोस्ट रेफरेंस में, सो इट मींस दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन पोस्टेड इनटू देयर सब्सिडरी। ये आप अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं, अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं कि कहीं कोई आपने ट्रांजैक्शन मिस ना कर दी हो। तो ये टाइम इनका बहुत कम होता है, कुछ ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपने पोस्ट किया तो साथ उसके एक टिक मार्क लगा दिया कि आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया हुआ है। जब आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट हो गई होती है, आपने उसको सब्सिडरी लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया होता है उसके बैलेंस को। इस तरह जिस तरह हमने हार्वर्ड सप्लाईज पर टिक मार्क लगाया था, तो यहाँ पे आपने डोनली सप्लाईज पर भी पोस्ट रेफरेंस में टिक लगाया है कि आपने इस अमाउंट को भी नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। और यहाँ पर इस स्लाइड में भी देखें कि देयर इज़ नो अदर अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन दिस परचेज जर्नल, जो आपके स्पेशल जर्नल है, इसमें अदर अकाउंट्स अभी तक कोई नहीं आया। जो ही आएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुई होगी। आप सिर्फ इस स्लाइड में आपको ये डिफरेंस दिखाया गया है कि these tick mark shows that these amounts and these accounts have been posted into their respective subsidiary ledger accounts. Now the third transaction. Now look at on the transaction and see what is a main difference between the other your normal course of operation accounts and this is not a routine type of your journal entry. Just observe that what we have made a changes in this purchase special journal. So because if you look at on the text in the bottom of the slide, because there is not a special column for office equipment, आपके पास स्पेशल कॉलम कोई भी नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पर अदर जो अकाउंट था उसमें इसको मेंशन किया, क्योंकि आप ऑफिस जो इक्विपमेंट है उसको बार बार परचेज नहीं करते, बार बार सेल्स नहीं करते। लेकिन द इशू इज दैट यू हैव मेड परचेजेस ऑन अकाउंट, क्योंकि आपने इसको ऑन अकाउंट परचेज किया है, इसलिए आप यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं। और इसका जो मेन थीम था स्पेशल जर्नल ऑफ परचेजेस का, वो ये था कि व्हेन यू आर परचेजिंग एनीथिंग, कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं एंड यू आर परचेजिंग ऑन अकाउंट, परचेजेज एनीथिंग एंड परचेजेज ऑन अकाउंट, तो फिर आपने उसको मेंशन करना होता है अपने स्पेशल जर्नल में। तो आपके पास अब दो हम चीज़ें निकाल रहे हैं। आई रिपीट अगेन कि व्हेन यू आर परचेजिंग एनीथिंग you have to record in your purchase special journal, and when you are purchasing when you have purchases on account, आपने उसको जब उधार पे खरीदा है, ऑन अकाउंट खरीदा है, तो देन यू हैव टू रिकॉर्ड इन द परचेजेस स्पेशल जर्नल। तो आपने अब देखा है नाउ ऑफिस इक्विपमेंट इज नॉट अ रूटीन टाइप ऑफ बिजनेस, you are not purchasing every day, you are not purchasing these office equipment in every month, तो इसलिए आपने इसको अदर अकाउंट्स में मेंशन करना है। बट हु इज अकाउंट्स क्रेडिटेड, दैट इज जेविट बस सिस्टम, दैट इज जेविट बिजनेस सिस्टम्स, कि आपने आपका ये सप्लायर था जिससे आपने अपना ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया। इसके आप जर्नल एंट्री क्या करते, इन केस अगर आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ जाती तो आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करते और क्रेडिट में आपके पास अकाउंट्स पेएबल अमाउंट है आपकी 2800 एंड 2800, ये आपने इसकी जर्नल एंट्री करनी थी। अब क्योंकि आपके पास यहां पर तो सप्लाईज में डेबिट हो रहा है, तो इसलिए आपने यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया, क्योंकि ये आपका अदर अकाउंट है। अब आपके पास ये जेविट बिजनेस सिस्टम्स, इससे आपने परचेजेस किए हैं, तो आपका अकाउंट्स पेएबल क्या है, जेविट बिजनेस सिस्टम। तो इसका भी अब आपका अलग से सब्सिडरी लेजर बना लें, लेकिन सब्सिडरी अगर ना भी बनाए तो आप इसको उसके जो जनरल लेजर है ऑफिस इक्विपमेंट का उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो
ये नॉर्मल कोर्स नहीं, इससे बार बार आप परचेजेस नहीं करते हैं, बार बार इनको पे नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसको मेंशन कर रहे हैं। लेकिन जो इशू था वो ये था, जो बात समझने वाली है, दैट इज के यू आर परचेजिंग ऑन अकाउंट, यू हैव परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट बट ऑन अकाउंट, नॉट ऑन कैश। जब आप ऑन अकाउंट कर रहे हैं तो फिर आपने इसको परचेजेस के स्पेशल जर्नल में मेंशन करना है। इसलिए अब आपके पास जो अकाउंट्स पेएबल है वो आपका जेविड बिजनेस सिस्टम है। और कब कर रहे हैं? 12th को आपने डेट मेंशन की, अकाउंट्स पेएबल। अब सारी की सारी ये चीजें आपकी जो वैल्यूज हैं, दीज आर कमिंग ऑन द अकाउंट्स पेएबल। These are all your accounts payable. In your accounts payable, you have differentiated that 600 is to be paid to the Howard Supplies, 420 is to be paid to the Donny Supplies, and 2800 is to be paid to the Javid Business System. इन 3 लोगों को आपने पे करना है और इनका टोटल आपको जो बनता है वो अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल को आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि किसको आपने कितनी पेमेंट करनी है। और आपने अदर अकाउंट्स में मेंशन किया दैट इज योर ऑफिस इक्विपमेंट। और ऑफिस इक्विपमेंट हमेशा आपका डेबिट होगा, एसेट्स डेबिट होते हैं, आपने उसको डेबिट में लिखा, डेबिट किया और अमाउंट उसकी थी 2800 की। अब फर्क देख लें कि आपने क्या किया। ऑफिस इक्विपमेंट, ये ऑफिस इक्विपमेंट आपका डेबिट था तो आपने यहाँ पर डेबिट में उसको मेंशन किया। क्रेडिट क्या हो रहा है आपके पास? ये जो आपने 12th को ट्रांजैक्शन किया है जेविड बिजनेस सिस्टम, जेविड बिजनेस सिस्टम इज योर अकाउंट्स पेबल, तो आपने इसको क्रेडिट में मेंशन किया। डेबिट में आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट हो रहा है। इसको जरा एक नजर देख लें, देन वी विल गो इन द नेक्स्ट। Now we had also made 2 more transactions. Now let's look at the rest of the March entire entries. Assume that all posting to the accounts payable subsidiary ledgers has been made. अब अज्यूम ये किया जा रहा है कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, इसलिए आप अगर पोस्ट रेफरेंस में देखें तो सब पर टिक मार्क लगा हुआ है। दिस टिक मार्क मीन्स कि आपने सबको उनके सब्सिडी लेजर्स में पोस्ट कर दिया हुआ है। अब देखें कि आपने किसकी कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं ड्यूरिंग मार्च। आपके पास हावर्ड सप्लाईज you had made 2 transactions in the month of March. आपने फिर इनको पोस्ट किया उसके सब्सिडी लेजर्स में। आपके सब्सिडी लेजर्स में अब 2 ट्रांजैक्शंस मेंशन होंगी। जो हावर्ड सप्लाईज का आपने सेपरेट सब्सिडी लेजर बनाया उसमें एक आपकी 3rd मार्च की ट्रांजैक्शन ऐड की और दूसरी आपने 27th को आपने सप्लाईज परचेज की, उसको आपने ऐड किया। तो टोटल आपकी कितनी अमाउंट बनेगी? 600 प्लस 960, तो टोटल बैलेंस उसका कितना होगा? यस 1560, क्योंकि आपके पास एक ये अमाउंट है और दूसरी अमाउंट आपके पास 960 की है। तो 960 में आपने 600 और ऐड किया, तो अब आपके पास हावर्ड सप्लाईज को पे करने के लिए अमाउंट है 1560। पहली तो आपने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी है। दूसरी आपके पास डॉनली सप्लाईज, इसकी भी 2 ट्रांजैक्शंस हैं। आपके पास एक 7th मार्च की है और दूसरी आपकी 19th की है। एंड यू हैव 2 ट्रांजैक्शंस। तो आपने डॉनली सप्लाईज का जो सब्सिडी लेजर बनाया था उसमें आपके पास जो फर्स्ट आपने पोस्ट की थी दैट वाज 420। आपने 420 की अमाउंट पोस्ट की थी और उसके बाद आपने 19th को एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट किया दैट इज 1450। तो टोटल आपके पास 1870 का बैलेंस हो गया जो आपने डॉनली सप्लाईज को पे करना है। अब दीज आर योर पेएबल्स। आपकी 421 और उसमें ऐड किया 19 की ट्रांजैक्शंस को 1450, तो टोटल 1800 एंड आपकी 70 की ट्रांजैक्शन होगी जो आपका अकाउंट्स पेबल का बैलेंस शो कर रहा होगा सब्सिडी लेजर में। दरमियान में आपके पास एक और है जो आप पहले देख चुके हैं, जेविड बिजनेस सिस्टम 2800 की, इसको भी आपने उसके रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया हुआ है। सो ऑल 5 ट्रांजैक्शंस हैज बीन पोस्टेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स
और आपने जो जेविड बिजनेस सिस्टम से ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था इसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है, सिमिलर नेचर की नहीं है, तो आपने फिर इसको उसके जनरल लेजर में ही पोस्ट किया होगा। आपने सब्सिडी लेजर इसलिए बना रहे हैं कि आपने इन लोगों को पे करना है। आप जेविड बिजनेस सिस्टम का भी बना सकते हैं सब्सिडी लेजर, ताकि आपको पता चले कि आपने इसको कितना पे करना है। टोटल आप अमाउंट देखेंगे अकाउंट्स पेएबल में, ये आपका अकाउंट्स पेएबल है, एंड इफ यू लुक एट ऑन द टोटल ऑफ अकाउंट्स पेएबल यू कैन सी दैट दिस इज अ टोटल अमाउंट वी हैव टू पे दीज कस्टमर्स एंड दैट टोटल अमाउंट इज mentioned in your final trial balance that goes into the final ledger account and that ledger is posted into the trial balance। तो आपने टोटल पे कितना करना है अप टू 31 मार्च को। तो आई होप नाउ कि यू कैन अंडरस्टैंड वी हैव टू मेंशन फर्स्ट दैट यू हैव परचेज्ड सप्लाईज एंड ऑफिस इक्विपमेंट एंड यू हैव टू पे टोटल अमाउंट टू होम पीपल। किन लोगों को आपने देना है, अकाउंट्स पेबल की टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो बाद की बात है। पहले आपने तो ये देखना है कि किसको कितनी अमाउंट आपने पे करनी है। आपने हावर्ड सप्लाईज को कितना पे करना है, आपने डोनली सप्लाईज को कितना पे करना है, और जेविड बिजनेस सिस्टम को आपने कितना पे करना है। जब आपके पास ये डिटेल आ गई है तो फिर आप बता सकते हैं टोटल अमाउंट हमारी पेबल इतनी है। आपने 31 को टोटल करके बता देना होता है कि हमारी टोटल अमाउंट इतनी बनती है और इतनी टोटल अमाउंट इसको आप इसमें से आपने इतनी इसको देनी है, इतनी इसको देनी है, और तीसरा जो आपका सप्लायर है उसको आपने इतनी पेमेंट करनी है। इसको आप ज़रा देख लें कि आपने ट्रांजैक्शंस कैसे किए हैं। आपके पास अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया गया है, सप्लाईज डेबिट की गई हैं। अदर अकाउंट्स में आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट था जिसको आपने डेबिट किया और सेम अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट ही होता है। तो जस्ट लुक एट ऑन द स्लाइड्स व्हाट वी हैव डन एंड देन वी विल गो इन द नेक्स्ट स्लाइड। Now look at the slide with the total amounts, total values। आपकी टोटल वैल्यूज कितनी है? आपके पास अकाउंट्स पेबल में टोटल अमाउंट है 6230। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू योर कस्टमर। आपने 6230 रुपया अपने सप्लायर्स को पे करना है। दिस इज अ टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट आपको टोटल अमाउंट रही है कि आपने मुख्तलिफ आपके सप्लायर्स थे जिनको आपने पे करना था, और आपने जो सप्लाईज परचेज किया हाउ मच डज इट कॉस्ट टू यू, दैट इज 3430। दिस इज अ टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाईज दैट यू हैव परचेज्ड। जो आपने परचेज की थी ऑन अकाउंट वो ये थी 3430, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन your accounts payable and supplies. The reason is that you have purchased an office equipment which does cost 2800. So अगर आप total purchases का comparison करें, total purchases, so I am not differentiating, उसमें फ़र्क नहीं डाल रहा कि either you have supplies or office equipment. I am just saying a common word that is purchases. तो आपके पास जो purchases थी that includes your supplies plus office equipment as well. तो दोनों का जब आपने टोटल किया तो दैट इज इक्वल टू योर अकाउंट्स पेबल। नाउ यू कैन सी ऑन द बॉटम ऑफ द स्लाइड दैट यू हैव टू पे 6230 अमाउंट टू योर सप्लायर्स ऑफ व्हाट, दोज हु हैव प्रोवाइडेड यू द सप्लाईज एंड दोज हु हैव प्रोवाइडेड यू द ऑफिस इक्विपमेंट। आपके पास अमाउंट टोटल थी 6230 और आपके पास सप्लाईज की वैल्यू थी 3430 और ऑफिस इक्विपमेंट जो आपने परचेज किया था दैट डिड कॉस्ट 2800। आप इन दोनों को मिलाएं तो आपके अकाउंट्स पेएबल के इक्वल होगा। तो यही हम जनरल एंट्रीज में भी करते हैं जो आपकी जनरल होता है। अब आप इसको मेंशन कर सकते हैं अकाउंट्स पे आपने जनरल में जहाँ पर आप नॉर्मल अपनी जनरल एंट्रीज करते हैं कि आपके पास क्या जनरल एंट्री होगी। फिर वो आपके पास सप्लाईज डेबिट अमाउंट इज 3430, ऑफिस इक्विपमेंट
2800 और अकाउंट्स पेएबल आपका कितना है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ विच इज 6230। आपने ये जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दी। दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। अब इसको आप बेशक अपने अब जो लेजर थे उसमें ट्रांसफर कर दें, लेकिन ये यहां पर बैलेंसेस आपने उनके सब्सिडी लेजर से उठाने हैं। आपने इस स्पेशल जर्नल से नहीं उठाना इनके बैलेंसेस को, आपने इनके बैलेंसेस उठाने फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सब्सिडी लेजर्स। वो सब्सिडी लेजर्स आपको बताएंगे कि आपने सप्लाई ज़ाहिर यूज भी तो कर ली होंगी ना, तो वो भी तो आपने दरम्यान में से माइनस करनी होंगी, वो अलग से एक जर्नल एंट्री आपकी चल रही होगी। तो आपके ये सब्सिडी लेजर्स आपको बताएंगे कि व्हाट इज द टोटल नेट बैलेंस विच वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर कंट्रोल अकाउंट और देयर जनरल लेजर्स। इसको जरा देखें, देन वी विल गो इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू पोस्ट द जनरल। आपने इन अमाउंट्स को ट्रांसफर किया जो मैंने आपको पिछली ट्रांजैक्शन में बताया। आपने इस अमाउंट को मेंशन किया, दिस इज योर अकाउंट्स पेएबल। 3430 दिस इज योर सप्लाईज विच यू आर डूइंग डेबिट। देन 2800 दिस इज योर ऑफिस इक्विपमेंट एंड देन यू हैव टू पुट इट इन योर डेबिट साइड। तो आपने जो लास्ट टाइम जनरल एंट्री की थी उसमें आपने यही चीजें बताई हैं कि यू स्टार्टेड फ्रॉम supplies debit which is your part of assets, office equipment which is part of your assets, so both are increasing, it means that they should be debited, आपने उनको डेबिट किया। एंड अकाउंट्स पेएबल a lump sum amount, a total amount। अब यहां पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि आपने किसको कितने देने, आपने स्पेशल जर्नल में डिफरेंशिएट कर दिया है कि आपने हार्वर्ड सप्लाईज को अलग से देना है, डोनली कंपनी को अलग से देना है आपने, और जेविट बिजनेस सिस्टम को आपने अलग से पे करना है। यहां पर सिर्फ आप उनकी टोटल अमाउंट्स मेंशन करेंगे। वो टोटल अमाउंट्स आपने जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में जनरल एंट्री की है, यहां पर आपने भी वही जनरल एंट्री करनी है जब आप उसको जनरल में लेके जा रहे हैं। आपने 6230 ये आपकी अकाउंट्स पेएबल है, डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी कि कौन किसको कितने अमाउंट देनी है आपने। देन 3430 ये डेबिट कर रहे हैं आप, दिस इज सप्लाईज पार्ट ऑफ एसेट, एंड 2800 दिस इज पार्ट ऑफ योर एसेट्स, और आपने इसको डेबिट किया। सो दिस इज योर डेबिट, दिस इज योर डेबिट, और ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। Now what we are doing in your general ledger accounts, we have a different general ledger accounts and you are putting all of their data into their respective accounts। अब आपके पास वो respective account क्या है, accounts payable। अब आप इनको accounts payable में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके पास ये जनरल लेजर है, इसको देखें जरा, then we will go in the next slide। Now see the differences what we are doing। आपने यहां पर नंबर दिया है 21, सो अकाउंट्स पेबल का अब कोड आपने दिया है दैट इज नंबर 21। आपके पास 21 है लेजर अकाउंट्स फॉर अकाउंट्स पेबल, और टोटल अमाउंट आपको ये एरो की शो कर रहा है कि दैट हैज बीन क्रेडिटेड। अब इस जो पहले आपके पास अमाउंट्स थी परचेजेस जर्नल की, उसको ज़रा साइड पे रखें। लुक एट ऑन द अकाउंट्स पेबल लेजर अकाउंट। इफ़ यू सी ऑन 1st March you had to pay 1330 from your previous month which has been carry forwarded into your next account। आपने पिछले महीने जो आपने February 28 को क्लोज किया था अपना अकाउंट, उसमें एक अमाउंट थी 1230 की, दैट हैज़ टू बी पेड टू द सप्लायर्स। आपने वो पे करनी थी, एंड दैट अमाउंट हैज़ नॉट बीन येट पेड। आपने उसको पे करना था, तो अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड किया आपने, अब यहाँ पर ले आए और यहाँ पर आपका ये बैलेंस शो हो रहा है क्रेडिट साइड पे 1230 का। 31 मार्च तक आपके पास अकाउंट्स पेबल की टोटल अमाउंट कितनी थी, दैट इज
230 वो भी आपका अकाउंट्स पेबल है और क्रेडिट में है, तो आपने इसको क्रेडिट में लिखा। अब यहाँ पर आपके पास 6230 ये भी क्रेडिट में है। अब एक चीज़ की कन्फ्यूजन में नहीं आपने आना कि बैलेंस में आपके पास ना डेबिट लिखा होता है ना क्रेडिट लिखा होता है। ये आपके नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं जिसको आपने याद रखना है कि दिस इज ऑलवेज डेबिट एंड दिस इज ऑलवेज क्रेडिट। अब आपके पास जो कैश होती है उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, हमेशा वो डेबिट होगा। कैश ना कहें आप, सिंपल अगर एसेट्स कह लें कि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज डेबिट। पेबल्स हैव ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मल जो नॉर्मल आपका होता है। ऑनर्स इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। सेम आपके एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, बिकॉज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस दे गो ऑन द सेम डायरेक्शन। whereas liabilities, owners equity and revenues they have a normal balance of credit। अब यहां पर आपके पास अकाउंट्स पेबल हैव अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट, तो यहां पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये आपका कौन सा बैलेंस है। हाँ, अगर शुरू में आपको याद नहीं रह रहा तो यू कैन मेंशन दैट बैलेंस इज क्रेडिट, लेकिन नॉर्मली आप अपने लेजर्स में ये लिखते नहीं है, बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज। And why we memorize? Because there is an understood assets and expenses have a normal balance of debit, liabilities, owner's equity and revenue they have a normal balance of credit। तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, because accounts payable part of liabilities have always a normal balance of credit, तो आपके पास यहाँ पे credit है। So 6230 was also added बिकॉज दिस इज आ क्रेडिट बैलेंस। आपने क्रेडिट को क्रेडिट में ऐड किया, तो इस वक्त आपको जो 31 मार्च को पेबल्स हैं वो आपके 7460 के हैं। यू हैड अ बैलेंस ऑफ 1230 ऑन March 1st which was payable came from the previous month, from February, and now in the March you have made more purchases of 6230 and both would be added because both have a credit balance। तो आपने यहाँ पर क्रेडिट किया इसको एंड 31 मार्च को इस वक्त आपके पास बैलेंस आ रहा है दैट इज 7460। ये अब आपने पे करना है। अब अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए या आप अपने मैनेजर से पूछें बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, या मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से पूछे कि हमारा इस वक्त पेबल कितना है, हमने कितना पे करना है लोगों को, तो he would directly go in the accounts payable account, general ledger account, and he will say that we have to pay sir 7460 amount to our creditors। And when he or she would ask you that this is, yes we know 7460 amount, and how much we have to pay different suppliers, you will go back directly into their subsidiary ledger accounts, and in the subsidiary ledgers that accountant will tell you that sir we have to pay Howard Supplies this amount, because he has to know from their subsidiary ledger accounts, we have to pay Donnelly Supplies this amount, and we have to pay Javid Business this amount, but this is amount the total amount of these transactions is 6230, whereas we had also a carry forward balance of previous month. We had purchases some supplies from in the month of February, so we did not pay amount in the February period, that was carry forwarded। तो वो carry forwarded आपका क्या था, that was the amount of 1230। so at this stage on 31st March we have to pay total amount of 7460, that includes previous month balance plus this month payables। तो आपने ये सारे का सारा इसको जनरल लेजर में भी ट्रांसफर कर दिया हुआ है। सो यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रांजैक्शन। नाउ दिस अमाउंट 7460 वुड बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। आपकी ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं, ट्रायल बैलेंस में जाएगी। एंड as I told you in my previous lecture that you cannot transfer the balances of all subsidiary ledgers
वो आपका सब जो ट्रायल बैलेंस है वो बहुत बड़ा शो करेगा, हो सकता है 10-20 पेजेस पे चला जाए वो। यू हैव टू गिव अ समरी ऑफ योर अकाउंट्स, समरी ऑफ योर बैलेंसेस इनटू द ट्रायल बैलेंस, आपने वो करना होता है। लेकिन आपने ये मेंशन नहीं करना होता। आपने सब्सिडी लेजर्स के बैलेंसेस आपने नहीं बताने, आपने बताने कौन से हैं, जो आपके जनरल लेजर्स के बैलेंस होंगे, बिकॉज योर सब्सिडी लेजर्स बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड इनटू द जनरल लेजर अकाउंट्स। तो आपने जितने भी बैलेंस उठाने होंगे वो जनरल लेजर के होंगे, और ट्रायल बैलेंस फिर आपको समरी बताएगा कि इस वक्त आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपके कितने। तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अवर थर्ड फेज ऑफ स्पेशल जर्नल। फर्स्ट वी डिड with the revenue journal, then we made a cash receipt journal, and now we reached up to a purchases journal कि आपने कैसे इनके सब्सिडी लेजर्स बनाए, स्पेशल जर्नल से अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है आपके सब्सिडी लेजर्स में, उन सब्सिडी लेजर्स को आपने देन फाइनली ट्रांसफ़र किया है जनरल लेजर अकाउंट्स में। आप यहाँ पर इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं कि अकाउंट्स पेबल हैव अ रेफरेंस नंबर ऑफ 21, कि अकाउंट्स पेबल आपके जो स्पेशल जर्नल होगा उसमें आपने मेंशन करना है कि द टोटल अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू द जनरल लेजर, और ये आपका जो कोड बताया जा रहा है 21, दैट शुड बी मेंशन्ड एट द स्टेज ऑफ टोटल। जहाँ पर आपने टोटल किया होता है उस पर आपने मेंशन करना है कि दैट अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, आपने उसको पोस्ट कर दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर बता रही होती है कि अमाउंट आपने कितनी ट्रांसफ़र की और क्या अमाउंट आपकी मौजूद है। और यहाँ पर आपके पास देखा जाए PR मीन्स पोस्टिंग रेफरेंस एंड P11 मीन्स परचेजेस। अब आपके पास R मीन्स रेवेन्यू, CR मीन कैश रिसीट्स एंड P मीन्स परचेजेस, एंड दिस इज पेज नंबर 11, so we have put it 11 here with the purchases. So it shows that this accounts payable has been created through purchases with the amount of 6,230. So I hope now this is okay for you. Finally, look at this. Supplies is posted as a total of rupees 3,430 to the general ledger account number 21, and office equipment is posted individually. As I told you that you are not supposed to mention this amount into the respective your subsidiary ledgers. आप इसको supplies में mention नहीं करेंगे, आप इसको individually mention करेंगे office equipment के टाइटल से। आपके पास ये ऑफिस इक्विपमेंट का टाइटल है, इसका अलग से एक लेजर बनेगा, उसमें आप इसके अमाउंट को मेंशन करेंगे। आप इसको सप्लाईज में इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका एक सेपरेट कंपोनेंट है और ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ परचेजेस नहीं था, इसलिए आपने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि ये ऑफिस इक्विपमेंट दैट शुड बी पोस्टेड इंडिविजुअली, दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर 21 अकाउंट्स पेबल। आपके पास ये अलग से ऑफिस इक्विपमेंट में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक वैल्यू है, अलग से टाइटल लिखा जाता है। लेकिन आप अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो सप्लाईज की एक लमसम अमाउंट लिखी जाएगी, वो है 3,430, वो एक टोटल अमाउंट होगी जिसको आप यहाँ पर मेंशन कर रहे होंगे। Now, Opportunities Incorporation had only one entry in the other accounts debit column. If there were others, they would have been posted individually, क्योंकि they are not a part of your normal course of operations. आपने बिल्डिंग ऑन अकाउंट परचेज की है तो आपने उसको भी मेंशन यहाँ पे करना है, लेकिन आपने बिल्डिंग का सेपरेट एक लेजर बनाना होगा। जिस तरह आपने ऑफिस इक्विपमेंट का सेपरेट लेजर बनाया है, सप्लाईज इकट्ठी होकर लिखी गई हैं कि सप्लाईज टोटल अमाउंट आपकी क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट को आपने इंडिविजुअली लिखा है। इसके अलावा भी अगर कोई अदर अकाउंट होगा, जो अदर अकाउंट जो आपकी सप्लाईज से रेलेवेंट नहीं होगा, सिमिलर नेचर का नहीं होगा, तो फिर आपने उसको भी सेपरेटली मेंशन करना है। तो दैट इज, आपके पास बिल्डिंग भी हो सकता है, आपके पास कंप्यूटर भी हो सकता है, आपके पास इसके अलावा कुछ और चीज़ें, उसको भी आपने इंडिविजुअली लिखना होगा उनके सेपरेट लेजर्स में। आपके पास सप्लाईज का फॉर एग्जांपल सेपरेट लेजर हुआ,
आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट का एक और लेजर हुआ, बिल्डिंग है तो उसका अलग से लेजर होगा, कोई और अगर इसी तरह का आपकी नेचर है, डिफरेंट नेचर है उसकी, तो उसको भी आपने अलग से उसका लेजर अकाउंट बनाना होगा। दे वुड बी पोस्टेड इंडिविजुअली, देयरफॉर द टोटल इज नॉट पोस्टेड, इनका टोटल आपने पोस्ट नहीं करना, बिकॉज दे शुड बी मेंशन्ड इन देयर सेपरेट लेजर अकाउंट्स। अ चेक मार्क इंडिकेट्स दैट द टोटल वाज नॉट पोस्टेड। यहाँ पर आपने बताया कि इसको पोस्ट नहीं किया गया, बाकियों पर आपने पोस्ट किया। एक के ऊपर लिखा हुआ 21, यहाँ पर देखें आप, एक के पास है 21, दूसरे का है 14, लेकिन यहाँ पर एक चेक मार्क है दैट शोज कि दिस अमाउंट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड। यहाँ पर आपको अकाउंट्स मेंशन नहीं कर रहे। आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता था 35, आप मेंशन तो नहीं कर रहे, ये बताया जा रहा है कि इसको पोस्ट आपने नहीं किया। ठीक है, देन that is our overview of lecture that we have almost completed our lecture number 20। इसमें हमने क्या पढ़ा है we already know, थोड़ा सा इसको मैं बता दूं। आपने स्पेशल जर्नल के बारे में देखा, then we discussed about subsidiary ledgers, revenue journals, cash receipt journal, and finally we reach up to the purchases journal। I hope कि ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, otherwise it could have been completed in 1 or 2 lectures, but for your convenience I have separated these all special journals। हमने रेवेन्यू को अलग से किया है, उसका रिलेशनशिप आपकी कैश रिसीट जर्नल से बनता था। सो हेयर रेवेन्यू जर्नल इज रिलेटेड विद द कैश रिसीट जर्नल, तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा किया है। सो परचेजेज हैव अनदर जर्नल विच इज योर कैश पेमेंट जर्नल। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 में हम वो पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम उसको कंप्लीट करेंगे अपने जो आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है उसके साथ मिक्स करके मैं बताऊंगा। फर्स्ट आई विल टेल यू कैश पेमेंट जर्नल, जिस तरह आपने कैश रिसीट का किया था फिर इसी तरह आप कैश पेमेंट का भी बनाएंगे स्पेशल जर्नल, उसके भी अलग से सब्सिडी लेजर्स बनेंगे। सब्सिडी लेजर्स ऑलरेडी आपके बने हुए होते हैं इसमें, अब आपने उनको फिर पे करना होता है, आपकी पेमेंट हो रही होती है कि किसको आप पे कर रहे हैं, किसको आप पे कर रहे हैं। आपके पास रेवेन्यू जर्नल में वही अकाउंट थे जिनसे आपने कैश रिसीव किया, अब आपके पास परचेजेस में जो अकाउंट्स होंगे उन्हीं को आप पे कर रहे होंगे, तो फिर आपकी रिलेशनशिप बनता है परचेजेस का कैश पेमेंट जर्नल के साथ। तो वी विल टॉक अबाउट इन आवर लेक्चर नंबर 21। So this is all about for today's lecture, and inshallah we will meet on our lecture number 20, that would be a close of our chapter number 5. I hope के the pace is okay, we are going with the complete rhythm, हम जो पढ़ रहे हैं, and I suppose के you are understanding all these, and if you have any confusion you can repeat that lecture। आप उसमें उसको रिपीट कर सकते हैं दोबारा से, आप उसको दोबारा से सुने, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स मैनी टाइम्स। अब आप शुरू में आप अगर इन लेक्चर्स के जो शुरू की स्लाइड्स हैं उनको आप देखें तो आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरी टाइम अबाउट स्पेशल जर्नल, व्हाट इज स्पेशल जर्नल and what are the subsidiary ledgers and why do we prepare these special journals and subsidiary ledgers. So this is completed for today, and inshallah we will meet our lecture number 21. So thank you and Allah Hafiz.